नेक्स्ट है इसके बाद में लेंसेज। देखो लेंसेज क्या होते हैं, ये ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकते हैं। जो लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा उसको कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, और जो लेंस लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, फैलाने का काम करेगा, उसको हम डाइवर्जिंग लेंस या फिर कॉन्केव लेंस बोलेंगे। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और जो कॉन्केव लेंस है उसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये इन्हीं लेंसेज के अलग नाम है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और जो कॉन्केव लेंस है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करेगा, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे, और कॉन्केव लेंस लाइट रेज को डाइवर्ज करने का काम करेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, डाइवर्जिंग लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें दोनों साइड आपको कॉन्वेक्स टाइप की दिखेंगी, ये दोनों सरफेस कैसी होंगी, कॉन्वेक्स सरफेस होंगी, तो इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं इसको, बाई कॉन्वेक्स लेंस। अगर इसकी एक साइड प्लेन हो, एक साइड कॉन्वेक्स हो, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और अगर एक साइड कॉनकेव हो, दूसरी साइड कॉन्वेक्स हो, तो इसको बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर दोनों साइड उभरी हुई है, कॉन्वेक्स टाइप की है, तो इसको बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स। अगर एक साइड प्लेन है, एक साइड कॉन्वेक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। और अगर एक साइड कॉनकेव है, दूसरी साइड कॉन्वेक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसी तरीके से जो कॉनकेव लेंस है इसके भी तीन टाइप होते हैं। पहला होता है इसके अंदर बाई कॉनकेव लेंस, जिसमें दोनों सरफेस आपको कॉनकेव टाइप की दिखेंगी, तो इसको बोलेंगे बाई कॉनकेव लेंस। एक साइड प्लेन, एक साइड कॉनकेव हो, तो इसको बोल देंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। और अगर एक साइड कैसी हो, कॉन्वेक्स, और एक साइड हो कॉनकेव, लेकिन लेंस कौन सा होना चाहिए, लेंस होना चाहिए कॉनकेव लेंस। अब ये कैसे पता चलेगा कि कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस, तो आप इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमेशा बीच में से मोटे होते हैं, और जो कॉनकेव लेंस है वो हमेशा बीच में से पतले होते हैं। तो ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। और कौन से टाइप का है, अब क्योंकि इसमें एक साइड कैसी है, ये कॉन्वेक्स टाइप की है ना, इसलिए इसको बोला जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसको क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉनकेव, और इसको बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, ठीक है, आया समझ में। तो ये लेंसेज के टाइप्स हो गए। जो कॉन्वेक्स लेंस है ये तीन टाइप के हैं, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, और इसी तरीके से कॉनकेव लेंस के भी तीन टाइप हो गए, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये इनके नाम रख दिए हमने। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इनको स्टडी करेंगे आगे। सबसे पहले तो लेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमको याद रखनी है, पहले तो वो देखो। जैसे कोई भी टाइप का लेंस हो, पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं। जैसे मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, तो लेंस की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि लेंस हमेशा दो स्फेरिकल डिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉम्बिनेशन होता है। लेंस को अगर आपको डिफाइन करना हो ना भी लेंस क्या चीज है, तो लेंस दो स्फेरिकल डिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कॉन्वेक्स लेंस में एक सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स टाइप की, दूसरी सरफेस भी कैसी है, कॉन्वेक्स टाइप की, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये जो कॉनकेव लेंस है इसमें एक साइड कॉनकेव है, दूसरी साइड भी कॉनकेव है, इसलिए इसको बोलेंगे बाई कॉनकेव लेंस। और इसमें ये दोनों सरफेस क्या है, दोनों स्फेरिकल डिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, इधर भी और इधर भी। इसी तरीके से इस कॉन्वेक्स लेंस में भी आप देख रहे हो दोनों साइड में दो स्फेरिकल डिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, दोनों कॉन्वेक्स टाइप की हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब ये जो अपना बाई कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है ये, बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब इसके अंदर देखो ये वाली जो सरफेस है, अच्छा इसमें पहली सरफेस किसको मानेंगे, दूसरी सरफेस किसको मानेंगे, तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उस साइड में जो सरफेस होगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट सरफेस। अगर मान लो आपने ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है तो लाइट रेज पहले कौन सी सरफेस पे गिरेंगी, इस लेफ्ट साइड वाली सरफेस पे गिरेंगी, तो ये वाली सरफेस क्या मानी जाएगी, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट सरफेस। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट सरफेस बोलेंगे। और इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे पोल P1। और इससे गुजरने के बाद लाइट रेज इस दूसरी सरफेस से पास होंगी, तो ये सेकंड सरफेस है, इसको हम बोलेंगे सेकंड सरफेस। और इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको बोला जाएगा पोल P2।
ये जो पहली सरफेस है ये ऐसे किसी स्फीयर का एक पार्ट होगी, तो इसका जो सेंटर होगा वो इधर कहीं पे होगा, इसको C1 बोल देते हैं। और P1 और C1 के बीच का डिस्टेंस इस स्फीयर की रेडियस के बराबर होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। इसी तरीके से ये जो दूसरी सरफेस है ये ऐसे किसी स्फीयर का एक पार्ट होगी, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको क्या बोलना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ठीक है जी। फिर C1 और C2 इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस बोलना है इसको। ठीक है, तो ये तो हो गया नामकरण। अब इसी तरीके से ये जो कॉनकेव लेंस है इसके लिए भी हम सारी चीजें डिफाइन करेंगे। ये जो कॉनकेव लेंस है इसकी ये जो पहली सरफेस है, मान लो कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है, तो इस पहली सरफेस को, ये वाली जो सरफेस है इसको पहली सरफेस माना जाएगा, और इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम बोलेंगे पोल P1। और ये ऐसे किसी स्फीयर का एक पार्ट है, तो इसका जो सेंटर होगा वो इधर कहीं होगा, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। C1 और P1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। इसी तरीके से जो सेकंड सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट है उसको क्या बोलना है, पोल P2। फिर ये ऐसे किसी स्फीयर का एक पार्ट होगी, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको क्या बोलना है, C2। फिर P2 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। और C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन होगी इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया इनका नाम। अब इसमें एक खास पॉइंट और होता है, देखो अगर आप लाइट रेज को किसी भी लेंस के ऊपर, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, अगर इनके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करोगे, जैसे मान लो कॉन्वेक्स लेंस है और लाइट रेज को आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट किया, तो रिफ्रैक्शन के बाद में ये आगे एक पॉइंट से पास होंगी, और वो जो पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, फोकस। इसके अलावा जो लेंस है इसके अंदर भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से अगर कोई भी लाइट रे पास हो रही हो, जैसे ये वाली लाइट रे पास हो रही है, मान लो ये वाली लाइट रे है, तो ये बिना मुड़े सीधी पास हो जाएगी। लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होगी तो बिना मुड़े वो सीधी पास होगी, उस पॉइंट का नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। जितनी भी डिस्टेंस वगैरह होती है वो सारी हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं लेंस के लिए, ये भी याद रखना है आपको। तो देखो दो रूल मैंने आपको बताए हैं, अगर कोई भी लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद में कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये वाला जो पॉइंट है फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी पे होगा इस डिस्टेंस का नाम होगा फोकल लेंथ। ठीक है, और लेंस के अंदर एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके ऊपर अगर किसी भी डायरेक्शन से कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करोगे तो बिना मुड़े सीधी पास होगी। इस पॉइंट का नाम क्या रखा हमने, ऑप्टिकल सेंटर। ओ क्या है यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर है। इसी तरीके से कॉनकेव लेंस के लिए बता दो, कॉनकेव लेंस के ऊपर अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी, तो क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, तो ये लाइट रे को ऐसे फैला देगा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कर देगा। लेकिन अगर इस लाइट रे को पीछे बढ़ाया जाए तो पीछे ये किसी एक पॉइंट से आते हुए अपीयर होगी और उस पॉइंट का नाम होगा फोकस। ठीक है, और साथ ही लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट की गई तो बिना मुड़े वो सीधी पास हो जाएगी। ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलना है, फोकल लेंथ बोलना है। देखो दोनों लेंस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर कॉमन पॉइंट होगा, मतलब एक ही ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होगी तो बिना मुड़े वो सीधी पास होगी। ऑप्टिकल सेंटर की खास बात क्या है, अगर इसके ऊपर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो वो बिना मुड़े सीधी पास होती है। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए जो फोकस है वो आगे की तरफ होगा, ये वाला फोकस काम आएगा इसमें। वैसे तो दोनों साइड में फोकस होता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर इधर से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो ये आगे वाला फोकस काम आएगा। अगर लाइट रे इधर से इंसिडेंट होती तो इधर फोकस से पास होती, तो दोनों साइड में हमको बराबर दूरी पे फोकस को मार्क करना है। ये भी याद रखो, लेंस के दोनों साइड में फोकस होगा, लेकिन अगर लाइट रे इधर से आ रही है तो वो इधर कहीं पे कन्वर्ज होंगी, इधर से आ रही है तो इधर कहीं पे कन्वर्ज होंगी। मतलब अगर इधर से लाइट रे आ रही है तो आगे वाला फोकस काम आएगा, और इधर से आ रही है तो इधर आगे वाला काम आएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा पीछे वाला फोकस काम आता है, ये दोनों साइड में इसमें भी बराबर दूरी पे फोकस होंगे।
इसमें भी इधर भी फोकस होगा, इधर भी फोकस होगा। इधर से लाइट रे आएंगी तो इधर डाइवर्ज हो जाएंगी और पीछे बढ़ाने पे इस वाले फोकस से आती हुई अपीयर होंगी, और अगर इधर से लाइट रे आएंगी तो वो इधर डाइवर्ज होंगी, पीछे बढ़ाने पे इस वाले फोकस से आती हुई अपीयर होंगी। इस तरीके से होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। इसके अंदर साइन कन्वेंशन क्या यूज करेंगे? तो पहली बात, जितनी भी डिस्टेंसेज आप मेजर करोगे हमेशा कहां से मेजर करनी है? ऑप्टिकल सेंटर से। जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो कौन होगा? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से आपको हर एक डिस्टेंस मेजर करनी है। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चल के अगर कोई भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे, सबसे पहले हमको ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा होना है, और अगर इंसिडेंट रेज की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चल के कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो उस डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेना है। और अगर इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में चल के कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उसको हमेशा नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, जो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन वो क्या है? तो लाइट रे लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है इस लेंस के ऊपर। इसका मतलब ये हो गई इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन, इसको आपको पॉजिटिव मानना है। तो अगर मैं लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा होता हूं और मुझे अगर C1 की डिस्टेंस को मेजर करना है, C1 मतलब पहली सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसे, उसकी डिस्टेंस को मेजर करना है, तो मुझे किधर चलना पड़ेगा? आगे की तरफ चलना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ चलना पड़ेगा। और इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में अगर मैं चल रहा हूं तो ये वाली जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इसको आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजर किया है, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में मेजर किया है। तो याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। R2 क्या होगा? तो R2 मतलब ये जो सेकंड सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे है। अब अगर इसके डिस्टेंस को मेजर करने जाओगे तो उल्टा चलना पड़ेगा आपको, उल्टा चलना पड़ेगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है R2, इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखेंगे। फिर फोकस इसमें अगले वाला काम आ रहा है ये। तो इस फोकस की डिस्टेंस को अगर मेजर करने जाएंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है हमको, यानी कि फोकल लेंथ क्या होगी? यहाँ पे पॉजिटिव होगी। फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखनी है आपको। तो ये याद रखने वाले पॉइंट्स है। जब भी हम लेंस से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करेंगे ये तीनों बातें याद रखेंगे। इसी तरीके से कॉन्केव लेंस के लिए बताओ, अगर मुझे R1 डिस्टेंस मेजर करनी है तो मुझे इंसिडेंट रेज के अपोजिट चलना पड़ेगा। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट से राइट। जबकि ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होके अगर मैं C1 की डिस्टेंस को मेजर करने जाता हूं तो मुझे देखो राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ रहा है, इसका मतलब उल्टा जाना पड़ेगा। तो R1 क्या लिया जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। R2 क्या लिया जाएगा? तो R2 देखो ये वाली डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 की P2 से डिस्टेंस। अब ऑप्टिकल सेंटर और ये P1 P2 काफी करीब होते हैं, इसलिए वैसे तो ये हम P2 और C2 के बीच का डिस्टेंस बोल रहे हैं R2, लेकिन अगर ऑप्टिकल सेंटर से भी इसको डिफाइन करोगे तो लगभग ये इतना ही आएगा। ऑप्टिकल सेंटर और P1 P2 ये काफी पास पास है, इसलिए जो P2 और C2 के बीच का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली उतनी डिस्टेंस O और C2 के बीच में होगी, ये मान के हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे डायग्राम देख के बताओ कि जो R2 है यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है, इसकी जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है ये क्या लेंगे? तो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव। याद रखना है कॉन्केव लेंस के लिए R1 हमेशा नेगेटिव होगा और R2 हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर इसमें ये पीछे वाला फोकस काम आएगा, इधर वाला। तो इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में चल के आपको इस फोकल लेंथ को मेजर करना पड़ेगा। फोकस की जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है इसको अपोजिट डायरेक्शन में चल के मेजर करना है, इसलिए इसको क्या लेंगे? नेगेटिव सिंबल के साथ में लेंगे। आया समझ में? तो ये हो गया अपना साइन कन्वेंशन जो याद रखना है आपको। कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव और फोकल लेंथ पॉजिटिव। और जो कॉन्केव लेंस है उसके लिए R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव और फोकल लेंथ नेगेटिव। याद रखो फोकल लेंथ और R1 इन दोनों का सिंबल सेम होता है हमेशा, और R2 का हमेशा अपोजिट होता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपने याद कर लिया कि फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है, तो R1 भी पॉजिटिव ही होगा और R2 क्या होगा? नेगेटिव। और अगर कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है तो R1 भी क्या होगा? नेगेटिव, और R2 क्या होगा? इसमें पॉजिटिव होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। बोलो आया क्या समझ में? क्लियर एकदम? ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। डबल स्टार लगा लो इस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा फॉर्मूला है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखो लेंस के लिए हम दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, एक तो लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे, और अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला।
लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज किया जाता है लेंस बनाने के लिए। जैसे आपको किसी भी फोकल लेंथ का एक लेंस बनाना है तो उसके लिए हम जो कैलकुलेशन करेंगे कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी रखनी है, इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमको ग्लास यूज करना है, तो ये सारी कैलकुलेशन जिस फॉर्मूले को यूज करके होगी उसी का नाम क्या है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है ये एक्चुअल में लेंस जिस ग्लास का बना होगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस लेंस की फोकल लेंथ और जो लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जैसे इसमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी इधर और इधर दोनों सरफेस की, तो उनके बीच का रिलेशन होगा। ठीक है, अब कैसे डिराइव करना है इसको, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम यहां पे देख सकते हैं कि दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो दोनों से यहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा जाएगा तो पहले लाइट रे इस पहली सरफेस के ऊपर गिरेंगी, यहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये इसके अंदर से पास होंगी ग्लास के अंदर से और इधर से बाहर निकलेंगी, तो यहाँ पे दोबारा रिफ्लेक्शन होगा। पहले लाइट इंटर करेगी रेयर से डेंसर मीडियम में और दूसरी बार डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ, तो लाइट का कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा, 2 बार। तो यहाँ पे 2 बार आपको यानी कि 2 टुकड़े में आपको इसको स्टडी करना है। पहले तो पहली सरफेस किस तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, कहां पे इमेज बनाएगी, ये स्टडी करेंगे, और फिर उस इमेज को ऑब्जेक्ट मानते हुए दूसरी सरफेस वापस से उसकी इमेज बनाएगी, तो वो इमेज कहां पे बनेगी वो हम स्टडी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फाइनल इमेज बनेगी। फिर देखो, सबसे पहले मैं इस पहली सरफेस को यहां पे कंसिडर कर रहा हूं, ये जो पहली सरफेस है इसको हम कंसिडर करेंगे। अब ये मान के चलो कि ये जो पहली सरफेस है इसके आगे ये पूरा डेंसर मीडियम है, दूसरी सरफेस को एक बार भूल जाओ, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरा क्या है, आगे डेंसर मीडियम चल रहा है, इधर रेयर मीडियम है और ये पूरा आगे क्या है, डेंसर मीडियम। ये पहली सरफेस का पोल हो गया P1, और मान लो यहाँ पे O पॉइंट पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब देखेंगे कि इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। सबसे पहले हम एक लाइट रे इस पहली सरफेस के पोल के ऊपर इंसिडेंट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। अब ये वाली जो लाइट रे है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट हो रही है पोल के ऊपर, तो ये बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी लाइट रे किसी भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पोल के ऊपर इंसिडेंट की जाएगी तो वो बिना मुड़े सीधी पास होगी। तो ये वाली लाइट रे चली गई सीधी। ठीक है, फिर एक और लाइट रे लेंगे जिसको यहाँ पे किसी M पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, ये दूसरी लाइट रे हो गई। अब ये किधर मुड़ेगी, तो ये जा रही है रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर, तो किधर मुड़ना चाहिए इसको, अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आपको M पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। M पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मान लो कि ये पहली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1, तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका ये होता है कि आप C1 को M पॉइंट से मिला दो, ऐसे मिला दिया तो ये आ गया अपने पास नॉर्मल, है ना। अब ये वाली जो लाइट रे है ये सीधी जाने की बजाय किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नीचे की तरफ मुड़ेगी, और नीचे की तरफ मुड़ेगी तो ये पहले वाली लाइट रे को यहां पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी और ये वाला पॉइंट है मान लो I1, यहां पे इमेज बनेगी। कहां पे बनेगी, I1 पॉइंट के ऊपर इमेज बनेगी। अब ये फाइनल इमेज नहीं है, अभी तो हमने दूसरी सरफेस को कंसिडर किया ही नहीं है, अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरा डेंसर मीडियम ही है। तो O पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है और I1 पॉइंट के ऊपर इमेज बन रही है। मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोल से डिस्टेंस है U, कितनी है डिस्टेंस, U के बराबर है, और जो इमेज बन रही है उसकी पोल से डिस्टेंस है सपोज करो V1, क्या नाम दे दिया इसको, V1। और ये जो पहली सरफेस है इसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये है मान लो R1। तो बताओ U, V1 और R1 इन तीनों में क्या रिलेशन होगा। अब ये तो वही केस हो गया स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने रेयर मीडियम में रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा जाता है तो फॉर्मूला बनता है माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर U की जगह U लिख दिया हमने, V की जगह क्या लिखना है, V1 लिखना है, और R की जगह क्या लिखना पड़ेगा, R1। साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है इसमें कोई भी, क्योंकि साइन कन्वेंशन ऑलरेडी जब ये फॉर्मूला डिराइव किया गया था तब हम यूज कर चुके हैं। तो ये अपने पास में पहली इक्वेशन आ गई, क्या आ गई अपने पास में, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, पहली सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और उससे
I1 पॉइंट के ऊपर इमेज बनेगी और उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी। ये हमने लिख दिया, बिल्कुल आसान है। अब सेकंड सरफेस को मैं कंसिडर करूंगा। कौन सी सरफेस को कंसिडर करेंगे? अब सेकंड सरफेस को हम कंसिडर करेंगे। अब ध्यान देना इधर, ये सेकंड सरफेस है और सेकंड सरफेस का जो मिड पॉइंट है इसको हम बोलेंगे पोल P2 और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं पे होगा। मान लो यहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2 और P2 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये क्या होगा? R2 के बराबर होगा। ठीक है। अब दूसरी वाली जो सरफेस है इसको ध्यान से देखो, इसके ऊपर कौन कौन सी लाइट रे आ रही है? तो एक तो आ रही है ये पोल से होके आ रही है, ठीक है, और पोल पे इंसिडेंट हो रही है। तो ये वाली जो लाइट रे है ये तो बिना मुड़े सीधी पास होगी, क्योंकि ये वाली जो लाइट रे है कि सेकंड सरफेस के लिए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है तो ये बिना मुड़े सीधी पास होगी। ठीक है। फिर दूसरी लाइट रे को देखो जो इसके ऊपर सेकंड सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पे दूसरी वाली लाइट रे कौन सी है? ये वाली लाइट रे। अब ये वाली जो लाइट रे है इसको ध्यान से देखो, ये कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? जो सेकंड लाइट रे है वो डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ जा रही है। किधर से किधर जा रही है? डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ। तो किधर मुड़ना चाहिए इसको? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है इसको मैं कुछ n नाम दे देता हूं। n पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है? सेकंड सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे इस पॉइंट को मिला दो, तो ये आ जाएगा अपने पास में नॉर्मल। अब ये वाली जो लाइट रे है ये सीधी जाने की बजाय ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी, नीचे की तरफ मुड़ेगी और नीचे की तरफ मुड़ के ये इस पहले वाली लाइट रे को यहां पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी और यहां पे बनेगी फाइनल इमेज। ठीक है। सेकंड सरफेस जो इमेज बना रहा है वो ये है। तो सेकंड सरफेस के पोल से ये इमेज कितना दूरी पे है? तो मान लो ये दूरी है v। ठीक है। अब एक चीज आप सोच के बताओ कि सेकंड सरफेस अगर नहीं होती तो इमेज कहां पे बन रही थी? अगर सेकंड सरफेस होती नहीं तो बताओ इमेज कहां पे बन रही थी? I1 पे बन रही थी। लेकिन जैसे ही आपने सेकंड सरफेस को कंसिडर किया, इसने I1 पे बनी हुई इमेज को I पे शिफ्ट कर दिया। मतलब जैसे आप ये इमेजिन कर रहे हो कि सेकंड सरफेस भी है यहाँ पे, तो जो I1 पे बनी हुई इमेज है वो कहां पे शिफ्ट हो गई? I के ऊपर। अब जो कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाता है, जैसे लेंस हो गया, मिरर हो गया। तो वैसे ही ये जो पहली सरफेस है इसके सामने इधर O पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा था और इसने I1 पॉइंट पे इमेज बना दी इसकी। और सेकंड सरफेस ने क्या किया? I1 पे बनी हुई इमेज को I पे शिफ्ट कर दिया। तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट किसको मानोगे आप? अगर सेकंड सरफेस नहीं होती तो I1 पे इमेज बन रही थी, लेकिन जैसे ही आपने सेकंड सरफेस को कंसिडर किया I1 पे बनी हुई इमेज I पॉइंट पे शिफ्ट हो गई। इसका मतलब सेकंड सरफेस ने I1 पॉइंट की इमेज बनाई है I के ऊपर। तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन हुआ? I1 हुआ ना। एक चीज याद रखो, एक से ज्यादा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब भी आप यूज करते हो तो पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी इमेज बनाएगा वो सेकंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। फिर सेकंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी इमेज बनाएगा वो थर्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इस तरीके से होगा। तो पहली सरफेस जो इमेज बनाएगी I1 वो दूसरी सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट मानना है आपको I1 को, और इमेज कौन होगा? I। इस तरीके से लेना है। अब एक चीज और बताओ कि सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है? तो आपने अगर I1 को ऑब्जेक्ट माना है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मानी जाएगी V1 और इमेज कौन है I, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है? V के बराबर है। आया समझ में? एक चीज और बताओ कि सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में कंसीडर किया जाएगा? डेंसर मीडियम में या रेरर मीडियम में? आप देखो सेकंड सरफेस के ऊपर लाइट रे किधर से आ रही है? डेंसर मीडियम से आ रही है और इधर एयर के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। तो सेकंड सरफेस के लिए लाइट रे इंसिडेंट हो रही है डेंसर मीडियम से। डेंसर मीडियम से आ रही है ना, तो इसमें ऑब्जेक्ट को कहां पे मानोगे आप? डेंसर मीडियम में मानोगे। जैसे पहली सरफेस के लिए लाइट रे किधर से आ रही है? रेयर मीडियम से आ रही है और इस पहली सरफेस के ऊपर गिर रही है, तो ऑब्जेक्ट किधर माना आपने? रेयर मीडियम में। उसी तरीके से सेकंड सरफेस के लिए जो लाइट रे इसकी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है सेकंड सरफेस के ऊपर, वो डेंसर मीडियम से आ रही है और रेयर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो
सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे माना जाएगा? डेंसर मीडियम में माना जाएगा। अब ये याद रखना है आपको कि पहली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होता है रेयर मीडियम में और सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट माना जाता है डेंसर मीडियम में, क्योंकि लाइट रे डेंसर मीडियम से आ रही है। और जब डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा होता है तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो डेरिवेशन हम लोग करते हैं उसमें फॉर्मूला बनता है माइनस म्यू टू अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाई आर। अब ये फॉर्मूला मैं दूसरी वाली सरफेस के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो दूसरी सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2 वो यहां पे पुट करनी है। दूसरी वाली जो सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? दूसरी वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट किसको माना? I1 को, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? V1। तो U की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? V1 लिखना पड़ेगा। सेकंड सरफेस के लिए इमेज की डिस्टेंस कितनी है? V, तो V की जगह V रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई। बोलो आया क्या समझ में? 1 by 1 हमने दोनों सरफेस किस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन करेंगी वो हमने स्टडी किया है और उसके बाद में हमारे पास में ये दो इक्वेशन बन चुकी है। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हम फाइनल आंसर फाइंड करेंगे। अब बीच में ये जो इमेज बनी है V1 डिस्टेंस के ऊपर, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि लेंस के सामने हमने कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है और कितना दूरी पे इमेज बन रही है। बीच में कहां पे इमेज बनी थी, फिर क्या हुआ, उससे हमको मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से ये जो V1 वाली टर्म है इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे इसको? देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, म्यू टू अपॉन V1, और ये नीचे क्या लिखा है, माइनस म्यू टू अपॉन V1। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं तो ये V1 वाली टर्म हट जाएगी, ऐड होने से ये कैंसिल, और बाकी जो बचेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बाई इक्वेशन 1 + 2। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। इधर तो बचेगा माइनस म्यू वन अपॉन यू, ये म्यू टू अपॉन V1 कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा यहाँ पे प्लस म्यू वन अपॉन वी इक्वल टू, अब म्यू टू माइनस म्यू वन ये मैं कॉमन ले रहा हूं दोनों में, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अगर ये कॉमन लिया गया तो इधर तो बचेगा 1/R1, लेकिन ये उल्टा लिखा था, देखो म्यू वन माइनस म्यू टू लिखा है, जबकि मैंने कॉमन क्या लिया है, म्यू टू माइनस म्यू वन। तो यहां से एक माइनस बाहर कॉमन लेके लिखना पड़ेगा, तो ये आएगा माइनस का 1/R2 आएगा। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, म्यू टू अपॉन V1 वाली टर्म कैंसिल और म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन लेके लिखा, तो ब्रैकेट में आया 1/R1 माइनस 1/R2, ये आ गया अपने पास में। अब म्यू वन से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, थोड़ा सिंपल हो जाए ताकि, तो ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन यू, ये बन जाएगा 1 अपॉन वी, और इसको म्यू वन से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस 1 इनटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पे मैं एक चीज एज्यूम कर रहा हूं, मान लो कि ये जो लेंस है, ठीक है, इसके सामने ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट पे रख दो, उधर कहां पे रख दो, इनफाइनाइट पे। तो जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उससे आने वाली जो लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, और जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है वो कहां से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद में इसके फोकस से पास होती है। यानी कि जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी वो सारी की सारी फोकस से पास होंगी। तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी। चलो डायग्राम से समझो, ये मान लो लेंस है, इधर से लाइट रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से बहुत सारी। अब ये सारी की सारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, इसलिए कहां से पास होंगी, फोकस से पास होगी। तो ये फोकस पॉइंट हो गया। तो ऑब्जेक्ट जब हमने इनफाइनाइट पे कंसीडर किया, कहां पे कंसीडर किया, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे माना, इनफाइनाइट पे। तो बताओ इमेज कहां पे बन रही है, फोकस के ऊपर, और फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। मतलब जब u इनफाइनाइट है तो v किसके बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर है, क्योंकि इमेज फोकस पे बन रही है। ये बात समझ में आई क्या? तो इस इक्वेशन में अगर मैं u की जगह इनफाइनाइट पुट कर दूं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये v की जगह हमको f पुट करना पड़ेगा क्योंकि u जब इनफाइनाइट होता है तो v f के बराबर होता है, इक्वल टू ये म्यू टू अपॉन म्यू वन को शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो, म्यू टू वन माइनस 1 इनटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आया समझ में? ये जो 1 बाई इनफाइनाइट है
ये तो जीरो बन जाएगा यहाँ पे, तो ये तो हो गया जीरो। और क्या इक्वेशन बनी, 1/f इक्वल टू म्यू टू वन माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये इक्वेशन आ गई अपने पास। तो ये जो फॉर्मूला अपने पास फाइनली निकल के आया है, इसी का नाम होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि लेंस की फोकल लेंथ, इसके मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दोनों सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उनके बीच का रिलेशन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्योंकि जो लेंस बनाने वाले हैं वो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बोलो आया क्या समझ में, क्लियर एकदम, कोई भी डाउट है तो बता दो। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो, a convex lens of refractive index 1.5 has a focal length of 18 centimeter in air. Calculate the change in its focal length when it is immersed in water of refractive index 4/3. ये बोल रहा है कि हमारे पास में एक लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। जो ग्लास इसके लिए यूज कर रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 के बराबर है। फोकल लेंथ भी दे रखी है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि हमने इस लेंस को किसी लिक्विड में डिप कर दिया, और वो लिक्विड क्या है, वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। ये जो लेंस है इसको हमने किसी लिक्विड में डिप कर दिया। किस में डिप कर दिया, लिक्विड में, और लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 के बराबर है। जो लेंस के बाहर जो मीडियम होता है उसको, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 से डिनोट किया जाता है, और जो लेंस है जिस ग्लास का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा म्यू2 से डिनोट किया जाता है। तो ये म्यू2 आपको दे रखा है 1.5 जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू1 यानी आउटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 4/3। ये बोल रहा है कि फोकल लेंथ में कितना चेंज आएगा। अभी तो फोकल लेंथ इतनी थी इसकी 18 सेंटीमीटर, तो पानी में डुबो दोगे तो अब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है उसमें म्यू और फोकल लेंथ ये सब चीजें आती है, तो वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलता है 1/f इक्वल टू म्यू टू वन माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अभी जो शुरुआत में फोकल लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर के बराबर है। इस लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। हम फर्स्ट केस के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। जब शुरुआत में ये एयर के अंदर रखा था लेंस, तो फोकल लेंथ कितनी थी, 18 सेंटीमीटर। म्यू टू वन का मतलब है म्यू2 अपॉन म्यू1। म्यू2 मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये था 1.5, और म्यू1 यानी एयर के अंदर रखा था, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब सेकंड केस में इसको किसी लिक्विड में डिप कर दिया, तो वापस से सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/f। अब जो फोकल लेंथ है उसको मैं f मान लेता हूं, या f डैश मान लो, चलो, इक्वल टू म्यू टू वन का मतलब है म्यू2 अपॉन म्यू1। म्यू2 मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, म्यू1 मतलब आउटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि होगा 4/3 के बराबर, माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1/f डैश बराबर आएगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 4.5 अपॉन 4 माइनस 1, एलसीएम 4 आएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 4.5 माइनस 4 यानी कि आ जाएगा 0.5 के बराबर, इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ऐसा कुछ बनेगा। ये सेकंड इक्वेशन मान लो। इसको भी आप थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, ये 1.5 अपॉन 1 यानी कि 1.5 बनेगा, माइनस 1 यानी कि 0.5 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब दो इक्वेशन अपने पास हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं आपस में, बाई इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। जो पहली इक्वेशन है उसको डिवाइड करना है, ये है 1/18, इसको डिवाइड करना है 1/f डैश से, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा f डैश अपॉन 1 इक्वल टू, अब पहली इक्वेशन में इधर लिखा है ये आएगा 0.5, तो मैंने लिखा 0.5 डिवाइडेड बाई, इधर आएगा ये 0.5 डिवाइडेड बाई 4, और 1/r1 माइनस 1/r2 ये कॉमन है दोनों में, तो ये रेशो में कैंसिल। सॉल्व कर लो इसको, f डैश इक्वल टू, ये 18 इधर ले जाओ, 18 इंटू ये 0.5 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा
72 सेंटीमीटर। यानी कि अब जो फोकल लेंथ है पानी के अंदर लेंस की वो कितनी है, 72 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बताओ फोकल लेंथ में चेंज कितना आया, चेंज इन फोकल लेंथ तो होगा 72 माइनस पहले कितनी थी 18, सॉल्व करो कितना आएगा 54 आएगा क्या, 54 सेंटीमीटर। ये है चेंज इन फोकल लेंथ। जो फाइनल फोकल लेंथ है वो तो 72 सेंटीमीटर है, लेकिन चेंज पूछा आपको कि चेंज इन फोकल लेंथ कितना होगा, तो कितना होगा चेंज 54 सेंटीमीटर का बढ़ जाएगी फोकल लेंथ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस whose focal length is 0.3 मीटर एंड mu इक्वल टू 1.5। म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास दे रखा है 1.5। कौन सा लेंस है ये, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इस तरीके से मान लेते हैं ये अपना प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। दो सरफेस है इसके अंदर, ये पहली सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है। ये जो पहली सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो r1 जो आपको पूछी जा रही है। ये जो दूसरी सरफेस है ये एकदम प्लेन है, क्योंकि ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो ये एकदम प्लेन होगी। जो प्लेन सरफेस होती है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, जो प्लेन सरफेस है उसको आप इनफाइनाइट रेडियस के किसी स्फीयर का एक पार्ट मान सकते हो, तो इसकी रेडियस मानी जाएगी इनफाइनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर मानी जाएगी इनफाइनाइट। फिर आपको बोला गया है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है 0.3 मीटर के बराबर है। तो बताओ ये जो r1 है ये कितना होगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए यहाँ पे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्योंकि उसी में आते हैं r1 r2 f और म्यू। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलता है कि 1/f बराबर होगा μ21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f। f की वैल्यू है 0.3। अब ये मीटर में दे रखा है तो आंसर भी मीटर में ही आएगा अपने पास में। μ21 का मतलब है μ2 अपॉन μ1, μ2 मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ1 का मतलब आउटर मीडियम यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 लेंगे। r1 आपको फाइंड करना है और r2 आपको इनफाइनाइट पुट करना है। r2 इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये तो बन गया 0, तो ये आएगा 1/0.3, इधर आएगा 0.5 है ना, सॉल्व करने पे डिवाइडेड बाई r1, ये तो 0 बन चुका होगा। तो r1 कितना आया बोलो 0.3 इंटू 0.5 यानी कि 0.15 मीटर, जिसको सेंटीमीटर में अगर लिखोगे तो वो बनेगा 15 सेंटीमीटर के बराबर। ये अपना आंसर है। ठीक है, अगर आप इस वाली सरफेस को प्लेन मानते हो, इधर वाली सरफेस को कर्व मानते हो, तो फिर r1 आपको इनफाइनाइट लेना है और r2 आपको फाइंड करना है। तो सॉल्व करोगे तो r2 फिर नेगेटिव आएगा। तो एक ही बात है, हमें क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि इसको पहली सरफेस लेना है और फ्लैट सरफेस है वो कौन सी है, ये हमें क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। इसलिए हम कोई भी सरफेस को फ्लैट मान सकते हैं और एक को हम कर्व मानेंगे, तो उससे आंसर ये निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is dipped in turn in a medium of refractive index 1.65 and a medium of refractive index of 1.33। बारी बारी से हमने लेंस को दो अलग अलग मीडियम में डिप किया। Will it behave as a converging or diverging lens in the two cases? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस अपने पास है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 जिसको हम म्यू2 से डिनोट कर रहे हैं। और कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या क्या चीजें हमको पता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमको पता है कि r1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और r2 क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ये चीज हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब लेंस कौन से टाइप का बनेगा जब उसको लिक्विड में डिप करोगे ना कॉन्वेक्स लेंस को, तो ये कौन से लेंस की तरह बिहेव करेगा, ये कैसे पता चलेगा, तो ये उसकी फोकल लेंथ से पता चलेगा। अगर किसी भी लिक्विड में डिप करने के बाद लेंस की फोकल लेंथ सॉल्व करने पे आ रही है पॉजिटिव, इसका मतलब वो कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा होगा। लेकिन अगर सॉल्व करने पे आंसर आ गया नेगेटिव, आंसर क्या आ गया नेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि वो जो लेंस है वो एक कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव कर रहा होगा। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ गई ना तो इसका मतलब वो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो चेक करते हैं इसको। हमारे पास में जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है उसको यूज करना है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू μ21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर रहा हूं, पहले केस में अप्लाई करते हैं इसको। 1/f इक्वल टू μ21 यानी कि μ2 अपॉन μ1, μ2 है 1.5 और आउटर मीडियम है अब यहाँ पे
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65, तो ये आएगा 1.65 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये बन गया। अब ध्यान से देख के बताओ, R1 की वैल्यू क्या होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, पॉजिटिव, और R2 क्या होता है, नेगेटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव में पुट करोगे तो ये बीच में प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये बनेगी हमेशा पॉजिटिव, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये होगी हमेशा पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि R1 पॉजिटिव सिंबल के साथ पुट करोगे और R2 नेगेटिव सिंबल के साथ, ये माइनस माइनस प्लस होके ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही बनेगी। अब यहां पे देख के बताओ कि ये जो 1.5 अपॉन 1.65 है, क्या ये 1 से बड़ा है या छोटा है? ये 1 से छोटा होगा, अपॉन में वैल्यू बड़ी है ना, तो ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी, और 1 से छोटी वैल्यू में से 1 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। 1/f विल बी नेगेटिव, यानी कि फोकल लेंथ भी क्या आएगी, नेगेटिव। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस की तरह, कॉनकेव या फिर डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। आया समझ में? ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में वापस से आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करो, 1/f इक्वल टू μ1, μ2 मतलब 1.5, μ1 मतलब आउटर मीडियम अब आ गया, वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 पुट कर देंगे इसकी जगह, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। अब 1.5 को 1.33 से डिवाइड करोगे तो ये रेशियो 1 से बड़ा ही कुछ आएगा, और 1 से बड़ी वैल्यू में से 1 माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर फोकल लेंथ, अगर इसका उल्टा करोगे तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ रही है तो जो सिस्टम होगा अब, यानी कि जो लेंस है जो कि लिक्विड में रखा गया है, वो अब किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस की तरह। आया समझ में? जो सिस्टम है वो अब कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन पहले केस में आप देखो, जब आपने जितना लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जब इसको डिप किया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5, और इसको आपने डिप कर दिया 1.65 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में, तो लेंस अपोजिट बिहेव करने लग गया। जो कॉन्वेक्स लेंस था वो किसकी तरह बिहेव करने लग गया, कॉनकेव लेंस की तरह। तो ये आप एक पॉइंट याद रखो, जब भी आप किसी भी लेंस को उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डिप करोगे, जब भी आप किसी भी लेंस को उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी भी मीडियम में डिप करोगे, वो हमेशा अपोजिट बिहेव करेगा। कॉन्वेक्स है तो वो कॉनकेव की तरह बिहेव करने लग जाएगा, कॉनकेव है तो वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, और अगर आपने किसी भी लेंस को जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतने ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी मीडियम में डिप कर दिया, जैसे यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ये लेंस बना हुआ है वो है 1.5, तो अगर आप आउटर मीडियम को भी इस तरीके से लेते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो 1.5, तो अगर आप किसी भी लेंस को सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डिप कर देते हो तो लेंस डिसअपियर माना जाएगा। डिसअपियर होने का मतलब अब लेंस काम करना बंद कर देगा, क्योंकि लेंस का मीडियम और बाहर जो मीडियम है उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। और लाइट रे कब मुड़ती है, जब मीडियम चेंज होता है, तो मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा, तो अगर उस लेंस के ऊपर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होगी तो वो सीधी निकल जाएगी, मुड़ेगी नहीं, मतलब लेंस काम करना बंद कर देगा। और अगर लेंस काम करना बंद कर देगा तो हम बोलेंगे कि लेंस डिसअपियर हो गया। क्या हो गया, लेंस डिसअपियर माना जाएगा। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है एकदम? ठीक, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक लेंस है उसको कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डिप किया जाए ताकि वो डिसअपियर हो जाए या काम नहीं करे, तो जितना उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतने ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में उसको डिप करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है एकदम?